हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। फटाफट से बता दीजिए क्लास में क्या वीडियो प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ऑडियो प्रॉपर है। फटाफट से क्लास में एड ऑन हो जाइए। शायद थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी इशू कर रही है। चलो क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था वेदरिंग, और वेदरिंग ऑफ मिनरल्स में बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी उसको हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमें इस क्लास में, अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हो तो मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी। मैंने कहा था हम पढ़ेंगे रॉक्स, फिर रॉक्स के बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम मिनरल्स के बारे में स्टडी करेंगे। जब ये दोनों हो जाएंगे तो हम इनसे रिलेटेड थर्ड टॉपिक जो होता है वेदरिंग, उसकी स्टडी करेंगे। और आपको याद ही होगा कि रॉक्स और मिनरल्स की वेदरिंग होती है, उसी से बनती है सॉइल। इस तरीके की एक चेन रिएक्शंस के बारे में हमने बहुत बार चर्चा की है। यानी पेडोलॉजी के अंदर जो चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए उनमें से जो इम्पोर्टेंट है उनको एक चेन रिएक्शन में मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोगों को रॉक्स, फिर रॉक्स में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स का कंप्लीट क्लासिफिकेशन, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के सवाल आते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि सर ये रॉक्स और मिनरल्स थे, इनकी हमने वेदरिंग करवाई, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। इसके अलावा जो मिनरल्स है इनका वेदरिंग सीक्वेंस क्या होता है, या स्टेबिलिटी सीरीज क्या होती है, या फिर जैक्सन की वेदरिंग इंडेक्स क्या होती है, वेदरिंग इंडेक्स कौन से मिनरल की कितनी होती है, ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमें पता है कि जो वेदरिंग है ये होने के बाद ही बनती है सॉइल, लेकिन जब सॉइल बनती है तो इसके बीच में भी कुछ प्रोसेस जनरली रेस्पॉन्सिबल होती है। उन प्रोसेस को कहा जाता है सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। यानी अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, जो जनरली दो टाइप की, या यूँ कहें इनको भी हम दो टाइप से स्टडी करते हैं। इसमें एक तो होती है फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, और सेकंड होती है स्पेसिफिक पैडोजेनिक प्रोसेस। फंडामेंटल पैडोजेनिक प्रोसेस और स्पेसिफिक पैडोजेनिक प्रोसेस, हम दो स्टडी, इनको दो के रूप में स्टडी हम लोग करते हैं जनरली। तो हमारे आप लोगों को याद रखना है कि हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो स्टार्ट हो गया है सॉइल फॉर्मेशन या सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के बाद या सॉइल का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन। क्या स्टडी करेंगे? क्लासिफिकेशन। क्योंकि पेडोलॉजी में आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि व्हाट इज पेडोलॉजी, तो हमने स्टडी किया था कि सर एक तो उसका ऑरिजिन, एक उसका क्लासिफिकेशन, और एक उसकी याद रखना मैपिंग आई थी, और एक क्या आया था उसका डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इन टर्म्स के रेफरेंस में हम स्टडी करते हैं तो उसको पेडोलॉजी कहते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर चुके हैं ओरिजिन, कि सॉइल का ओरिजिन जो होता है वो कैसे होता है, अभी ये चल रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, याद रखना मैपिंग और सॉइल सर्वे भी स्टडी करेंगे, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, की कहाँ कहाँ कौन कौन सी सॉइल्स प्रेजेंट रहती है। तो जनरली हम उसको एक साथ ही कवर कर लेंगे, और उसको हम लोग कवर करेंगे जो सॉइल्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एकदम एक लिंक बनाकर, एक चेन बनाकर सारी चीज़ क्लियर कर दी है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर ये बात आपको यहाँ तक इतनी समझ में आ गई है तो डेफिनेटली आपको एक चीज़ समझने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और वो क्या है? वो ये है कि जब रॉक्स की वेदरिंग होती है, जैसे मान लीजिए ये कोई भी माउंटेन है, ठीक है, इस माउंटेन के ऊपर मिनरल्स की और रॉक्स की वेदरिंग हुई, और वेदरिंग के बाद जो मटेरियल था वो ट्रांसपोर्ट होकर मान लेते हैं यहाँ आकर डिपॉजिट हो गया। यानी कि ऐसे तो है नहीं, पहाड़ के स्लॉप पे जनरली कम ही जो वेदर्ड मटेरियल रहता है वो प्रेजेंट रहता है, वो वाटर या किसी दूसरी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ज़रूरी नहीं ऐसा हो सकता है यहाँ एकदम सरफेस पे, यहाँ पे वेदरिंग होकर यहीं पर भी प्रेजेंट हो। तो हमें अच्छे से पता है कि सॉइल का फॉर्मेशन, जिस रॉक का जो अनकंसोलिडेटेड मास, देखो कंसोलिडेटेड और अनकंसोलिडेटेड दो वर्ड यूज होते हैं। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है हार्ड, कंसोलिडेटेड का मतलब क्या होता है? हार्ड होता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कंसोलिडेटेड जो होता है इसका सीधा सीधा मतलब होता है हार्ड, और अनकंसोलिडेटेड का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ज्यादा हार्ड थी, अब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई है, उसको हम अनकंसोलिडेटेड कहेंगे।
तो हमें पता है कि जो रॉक्स और मिनरल्स होते हैं जनरली इनके बारे में बात करें तो ये तो होते हैं कंसोलिडेटेड यानी हार्ड मास, डेफिनेशन में पढ़ा था नेचुरली फॉर्म्ड या अकरिंग हार्ड मास, याद रखिए हार्ड मास हम लोगों ने इसको पढ़ा था। लेकिन जब यही रॉक्स छोटे छोटे फ्रेगमेंट या टुकड़ों में वेदरिंग से टूट जाता है तो इसको हम बोलते हैं अनकंसोलिडेटेड मास, यानी इसको हम बोलते हैं अनकंसोलिडेटेड मास। और इसी अनकंसोलिडेटेड मास के ऊपर कौन सी प्रोसेस चलती है, याद रखना यहाँ चलती है सॉइल फॉर्मिंग जो प्रोसेस होती है। इन सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के द्वारा आगे चल के सॉइल का फॉर्मेशन होता है, यानी रॉक्स के टूटने के बाद बनता है अनकंसोलिडेटेड मास, और इसी अनकंसोलिडेटेड मास के ऊपर होती है सॉइल फॉर्मिंग रिएक्शंस, जो दो नाम मैंने आपको बताया वो, और उसका जो अल्टीमेट लास्ट प्रोडक्ट होता है दैट इज सॉइल। क्लियर है मामला? ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसका मतलब तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये जो अनकंसोलिडेटेड मास है एक्चुअल में ये क्या होता है। तो याद रखना जो रॉक्स है इनको मैंने कहा था कि ये पेरेंट मैटर है, इन्हीं से आगे चल के सॉइल बनेगी। तो इसका मतलब तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये अनकंसोलिडेटेड मास यहाँ तैयार है ये भी तो पेरेंट मैटर ही है, यानी पैतृक पदार्थ ही है, इसी से तो आगे जाके सॉइल का हमें फॉर्मेशन करना है। क्लियर है मामला? ठीक है, यहाँ तक भी आपको कोई इशू नहीं है। चलो आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब ये जो पेरेंट मैटर होता है इसके लिए हमें एक चीज समझ में आ गई कि रॉक्स और मिनरल्स की वेदरिंग के बाद जो अनकंसोलिडेटेड मास बनता है उसी अनकंसोलिडेटेड मास को हम पेरेंट मैटर कहते हैं। पहली चीज क्लियर। दूसरी, ये जो पेरेंट मैटर होता है ये दो टाइप का होता है। बोले सर वो कैसे? जैसे मान लीजिए इस जगह हो रही है वेदरिंग, और वेदरिंग के बाद हमने नोटिस किया कि वाटर के साथ ये सारा का सारा जो सेडिमेंट है वो फ्लो होकर धीरे धीरे यहाँ आकर डिपॉजिट हो गया। यानी एक्चुअल में वेदरिंग कहाँ हुई है? बोले सर वेदरिंग तो यहाँ हुई है, और मटेरियल कहाँ डिपॉजिट हुआ है? यहाँ हुआ है। और आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज यूज करनी पड़ेगी। बोले कैसे? जैसे मान लीजिए आप अपने घर से निकलकर अपना व्हीकल लेके किसी दूसरी जगह जा रहे हो, मतलब आप स्थानांतरित हो रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहे हो। इसका मतलब इसका यहाँ से यहाँ स्थानांतरण ट्रांसफर हुआ है, इसीलिए इस पेरेंट मैटर को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मैटर। यानी कि एक तो प्रकार हो गया कि ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मैटर। अब देखो जैसे मान लो दूसरी रॉक का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला तो मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो गया, लेकिन पता चला कि यहाँ रॉक्स की वेदरिंग हुई, और वेदरिंग होने के बाद ये जो रॉक्स का जो अनकंसोलिडेटेड मास था ये कहीं नहीं जाता है, जहाँ इनकी पेरेंटल रॉक्स थी वहीं पर ये डिपॉजिट होता है और यहीं पर सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका मतलब मैं आपसे ये कहूँ कि यहीं पर हो गया, इसका मतलब स्थानांतरण नहीं हुआ है। तो ऐसा पेरेंट मैटर जो जनरली अपनी प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स के ऊपर ही प्रेजेंट होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, उस पेरेंट मैटर को हम नाम दे देते हैं, ध्यान रखना, उसको बोलते हैं रेजिडुअल। क्या बोल देते हैं? रेजिडुअल पेरेंट मैटर। यानी हम ये कह सकते हैं पैतृक पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मैटर, एक होता है रेजिडुअल पेरेंट मैटर। इन दोनों का आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर है मामला? इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ यहाँ तक का इशू आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं है। चलो नेक्स्ट चीज को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चीज की तरफ हम आगे की तरफ बढ़े तो उससे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब आप पेरेंट मैटर को स्टडी करते हो तो पेरेंट मैटर स्टडी के समय आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर वेदरिंग हुई है और पेरेंट मैटर यहाँ आके डिपॉजिट होता है। इसको हमने नाम दे दिया है ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मैटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग एजेंट कह दीजिए या एजेंसीज कह दीजिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हो सकता है वाटर के द्वारा इसको फ्लो करके लाया जाए, हो सकता है एयर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है ग्लेशियर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है ग्रेविटी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो। तो इन सब के अकॉर्डिंग जो पेरेंट मैटर होता है ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मैटर, इसके अलग अलग नाम आपको पढ़ने को मिलेंगे, जैसे एलुवियम, कोलुवियम, मेराइन, लुइस, लेक्स्ट्राइन। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आपको स्टडी करने के लिए मिलेगी। तो आज हम सबसे पहले पेरेंट मैटर को ही स्टडी करेंगे, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम पेरेंट मैटर से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने समझा दी है।
हम चर्चा करते हैं पेरेंट मैटर के बारे में। तो व्हाट इज पेरेंट मैटर? तो एक वर्ड याद रखना, लूज अनकंसोलिडेटेड मास ऑफ मिनरल मैटर फॉर्म्ड अपॉन द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। कि रॉक्स की वेदरिंग के बाद जो अनकंसोलिडेटेड मास मिनरल्स का बनता है उसी को बोलते हैं पेरेंट मैटर। ये कितने टाइप का होता है? ये दो टाइप का होता है, जिसमें एक का नाम होता है ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मैटर और दूसरे का नाम होता है सेडेंट्री या फिर रेजिडुअल पेरेंट मैटर। रेजिडुअल पेरेंट मैटर के आगे साफ साफ लिखा हुआ है फॉर्म्ड इन द पैलेस, यानी कि उसी जगह बनता है जहां उसकी रॉक्स थी, दूसरी जगह नहीं जाएगा किसी भी एजेंसी के द्वारा। सेम डिट्टो उसी जगह प्रेजेंट रहेगा जहां उसकी वेदरिंग हुई है या उसकी जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स प्रेजेंट थी। नंबर 1 पे हम बात करते हैं, जो हमारा रेजिडुअल पेरेंट मटेरियल है उसकी बात करते हैं। तो सब देखो, when the soils are developed at a palace from the underlying rocks। साफ साफ शब्दों में एक लाइन याद रखनी है, एक लाइन समझनी है कि सॉइल्स क्या करती है, डेवलप होती है। और जो सॉइल्स डेवलप होती है उनकी विशेष बात क्या है कि ये ऐसी एट ए पैलेस का मतलब होता है उसी जगह डेवलप होती है जहां पर अंडरलाइंग रॉक्स, यानी जिन रॉक्स की वेदरिंग हुई है उन्हीं रॉक्स, जो नीचे दबी हुई चट्टाने हैं, उन्हीं रॉक्स की वेदरिंग से उनके ऊपर सॉइल बन गई है। उन सॉइल्स के फॉर्मेशंस के लिए जो पेरेंट मैटर है वो कहीं दूसरी जगह से नहीं आया, सेम उसी जगह का है, उसको बोलते हैं रेजिडुअल पेरेंट मैटर। They are said have been formed from the residual parent material. Such materials developed in situ from the underlying rock। ये वर्ड याद रख लेना, एक तो होता है ex situ parent matter, एक होता है in situ। in situ का मतलब वहाँ वहीं का वहीं पर, ex situ का मतलब कहीं दूसरी जगह से आया हुआ है। जैसे रेड एंड येलोविश ब्राउन कलर इम्पार्टेड बाय द हेमेटाइट एंड जियोथाइट मटेरियल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेंस वेदरिंग इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। कि अगर मान लीजिए किसी सॉइल का जो कलर है वो रेड है या फिर येलोविश है, और इसका कारण है हेमेटाइट या जो जियोथाइट जो मिनरल है, जो जनरली प्री एग्जिस्टिंग जो रॉक्स है या मिनरल्स है उनमें प्रेजेंट था, उसकी वजह से उसका कलर ऐसा है। यानी रेड सॉइल या येलो सॉइल है वो बन रही है क्योंकि उसकी जो पेरेंट मैटर था उसके अंदर जो मिनरल है वो अपना हेमेटाइट और जियोथाइट मिनरल प्रेजेंट था, तो वहीं पर उसका फॉर्मेशन हो गया, दूसरी जगह से कुछ भी नहीं आया है। दूसरा आता है ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मैटर। सीधा सीधा मतलब मैं समझा चुका हूं कि पेरेंट मैटर किसी ना किसी एजेंसी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह लाकर डिपॉजिट किया जाता है, उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मैटर। और यहाँ पर आप लोगों के सामने अलग अलग एजेंसी जो है वो मेंशन है कि वाटर के द्वारा, एयर के द्वारा, विंड या यूँ कहे अपन ग्लेशियर के द्वारा, या बात करें ओशियन के द्वारा, अलग अलग प्रकार के जो एजेंट्स होते हैं उनके द्वारा डिपॉजिट किया जाता है। सबसे पहले वैसे आप लोगों को हो सकता है, मैं उम्मीद तो करता हूं कि ऐसी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, नहीं भी है तो याद कर लो। ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मैटर में एक होता है कोलुवियम, एक होता है एलुवियम, एक होता है लेकेस्ट्राइन, एक होता है मेराइन, एक होता है एओलिन, एक होता है लुइस, एक होता है मोराइन और एक होता है रेजुडम। ठीक है, ध्यान से समझना इन चीज़ों को। कोलुवियम जो होता है वो ग्रेविटी के द्वारा लाया जाता है। जैसे मान लीजिए एक माउंटेन है और यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर एक स्टोन है या यूँ कहें कोई भी रॉक है प्रेजेंट है, मान लेते हैं यहाँ एक रॉक का टुकड़ा है। अब ये रॉक का टुकड़ा नीचे की तरफ लुढ़कता लुढ़कता आता है और इस अपने साथ तोड़ते हुए बहुत सारी चट्टानों को ले आता है और यहाँ आकर धीरे धीरे ये डिपॉजिट हो जाता है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये नीचे आया, ये पत्थर ऊपर भी तो जा सकता था, नीचे क्यों आया? क्योंकि ये लुढ़कते हुए नीचे इसलिए आया क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये धीरे धीरे यहाँ नीचे की तरफ आके बैठ जाता है। तो अगर ग्रेविटी की वजह से पेरेंट मैटर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है तो उस पेरेंट मैटर को हम बोलते हैं कोलुवियम। याद रखना, इन सब के आगे लगा लेना सेडिमेंट, ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड। ये सब में कॉमन बात है कि सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट होकर, ट्रांसपोर्ट का मतलब स्थानांतरित होगा और फिर जमा होगा। सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट बाई, याद रखना किसके द्वारा? ग्रेविटी के द्वारा होता है, दैट इज कोलुवियम, दैट इज कोलुवियम। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलुवियम, एलुवियम, एओलिन और लुइस। फिर क्लियर कर देता हूँ, ये चार एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगला है एलुवियम। याद रखना एलुवियम किसके द्वारा
ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट होता है। सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट बाय द वाटर या रिवर वाटर, दैट इज कॉल्ड एलुवियम। और इसी एलुवियम से हमारी बनती है एलुवियल सॉइल्स, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, सबसे ज़्यादा लार्ज एरिया अगर किसी सॉइल का है तो वो एलुवियल सॉइल का है। और ये एलुवियल सॉइल किससे बनती है? ये एलुवियम से बनती है। क्लियर है? अगला आता है लेकस्ट्राइन, वही सिंपल, सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट बाय द लेक वाटर, की जो झील होती है उस झील के पेंदे में जो सिल्ट जमा होती है या जो सॉइल पार्टिकल जमा होते हैं, जो मिनरल जमा होते हैं, और उससे जो मटेरियल तैयार होता है उस पेरेंट मैटर को बोलते हैं लेकस्ट्राइन। लेक में लेकस्ट्राइन, एलुवियम होता है वाटर के द्वारा, मेराइन होता है बाय द सी एंड ओशियन, यानी कि समुद्र जो होते हैं, ओशियंस होते हैं, वहां जाकर जो वाटर के द्वारा ले जाकर जो सेडिमेंट डिपॉजिट किया जाता है समुद्र के अंदर, उसे कहा जाता है मेराइन। वैसे समुद्र के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनको मेराइन प्रोडक्ट कहते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने सुना होगा मेराइन वाटर, समुद्री पानी को कहते हैं। वैसे ही मेराइन प्रोडक्ट, झींगा, मछली, ऐसे जो हम जनरली ओशन से लेके आते हैं उनको मेराइन प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो सी का मतलब मेराइन। अब याद रखना, ये दोनों आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, एक होता है एओलिन और एक होता है लुइस। एओलिन का मतलब हो और लुइस दोनों का मतलब होता है जब विंड के द्वारा पार्टिकल्स या पेरेंट मैटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसको बोलते हैं एओलिन और लुइस। लेकिन ध्यान रखना, जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं यानी जो बड़े वाले कण होते हैं, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसको बोलते हैं एओलिन। मैनली सैंड, मैनली क्या होता है इसमें? सैंड, यानी कि सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय द एयर, अगर एयर के द्वारा इनका ट्रांसपोर्टेशन डिपॉजिट होता है तो उसको बोलते हैं एओलिन। इसमें ओनली क्या होगी? आपकी सैंड होती है। ध्यान रखना, जो सैंडून्स होते हैं उनके एक जगह से दूसरी जगह जिसको ट्रांसफर करते हैं उसके लिए। और लोइस की बात करें तो सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय मैनली, जैसे याद रखना इसमें क्या है? इसमें सिल्ट है, इसमें क्या है? सिल्ट है, इसमें फाइन सैंड भी है। कौन सी सैंड है? फाइन सैंड भी है और क्ले भी है। याद रखना ये वाला सवाल जो है वो आ चुका है ऑलरेडी एआरओ डबल एआरओ के अंदर कि फाइन सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, दैट इज कॉल्ड, उसमें एओलिन भी था और लुइस भी था। आंसर क्या आएगा? लुइस आएगा। अगर तीनों पार्टिकल्स या यूं कहें सैंड में केवल क्या आती है? फाइन सैंड आती है। बाकी अगर ओनली सैंड का आपको पूछे या कोर्सर सैंड का पूछे तो उसको बोलेंगे एओलिन। मोराइन का मतलब होता है ग्लेशियर के द्वारा। इसके बारे में हम आप लोगों को चर्चा पहले भी करवा चुके हैं जब हम आपको वेदरिंग पढ़ा रहे थे। तो फिजिकल वेदरिंग का एक एजेंट था ग्लेशियर। तो ग्लेशियर के द्वारा जब एक जगह से दूसरी जगह पेरेंट मैटर ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको बोलते हैं मोराइन। याद रखना, ये मेराइन है, ये मोराइन है। और रेजुडम का मतलब होता है, ध्यान रखना, जहां वेदरिंग हुई है वहीं पर पेरेंट मैटर, ड्यू टू वेदरिंग ऑफ हार्ड रॉक्स इन पैलेस, यानी सेम उसी जगह पर अगर पेरेंट मैटर है, कहीं जा नहीं रहा, उसको बोलते हैं रेजुडम। ध्यान रखना, जो रेजिडुअल पेरेंट मैटर भी हमने पढ़ा था। नोट एक चीज ध्यान रखना कि जो एलुवियम था वाटर के द्वारा, रिवर वाटर के द्वारा सेडिमेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, तो उसके लिए हम चार टर्म्स को स्टडी करते हैं। एक तो होता है फ्लड प्लान्स, फ्लड टेरेसेस, दो टर्म्स तो ये है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो खादर बांगर तो आपने अक्सर पढ़ा होगा, लेकिन उनके अलावा बात करें तो एलुवियल फैंस एंड डिपॉजिट्स, टोटल चार टर्म्स को स्टडी करते हैं। एलुवियल फैंस, डिपॉजिट्स, आपका एलुवियल टेरेसेस एंड एलुवियल प्लान्स, ये कुल मिलाकर चार टर्म्स को स्टडी करते हैं। इनका मतलब क्या है वो समझा देता हूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहां से भी कई बार सवाल आता है। फ्लड प्लेन्स, देखो यहां साफ साफ आगे लिखा हुआ है फ्लड प्लेन्स। प्लेन का मतलब होता है एकदम समतल क्षेत्र है लेकिन वहां बाढ़ रहेगी, पानी भरा रहेगा। फ्लड प्लेन्स का मतलब होता है कि रिवर के द्वारा सेडिमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर डिपॉजिट किया जाता है, उसको हम एलुवियम कहते हैं। ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है एलुवियल मटेरियल इंक्लूडेड, ये सारे के सारे एलुवियल मटेरियल है, रिवर के द्वारा ही डिपॉजिट किए जाएंगे। लेकिन इनके डिपॉजिट करने का भी तरीका अलग अलग होता है कि एक एलुवियम तो पहाड़ के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये माउंटेन है, समझना ये कोई पहाड़ है, ठीक है, तो एक तो क्या होता है पेरेंट मैटर पहाड़ के ऊपर ही एक ऊंचाई पर जमा हो जाता है। दूसरा क्या होता है बहुत नीचे जाके मैदानी क्षेत्रों में जमा होता है।
और एक क्या होता है जहां पहाड़ की वैली खत्म होती है और मैदानी क्षेत्र स्टार्ट होते हैं, इन दोनों के बीच वाला, यानी जहां से मैदानी क्षेत्र स्टार्ट होते हैं और पहाड़ खत्म होने वाला होता है, इन दोनों के बीच का एक ट्रांजिशनल जोन होता है जिसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं और मिट्टी भी होती है। जैसे आप किसी भी पहाड़ से नीचे उतरते हो तो आप पहले पहाड़ पे स्टोन होते हैं, जैसे जैसे नीचे जाते हो, जैसे मान लीजिए एक जॉइंट ऐसा आता है जहां पत्थर भी होते हैं, छोटे स्टोन भी होते हैं और वहां पर सॉइल भी होती है, और थोड़ा और आगे बढ़ने पे आप पाओगे कि स्टोन खत्म हो जाते हैं, अब केवल सॉइल होती है। तो जो बीच में स्टोनी एरिया था जिसमें सॉइल और स्टोन मिक्स में थे, ट्रांजिशनल जोन था जो पहाड़ और सॉइल के बीच में, उसकी बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर अपन बात करें तो जो फ्लड प्लेन्स और एलुवियल टेरेसेस होते हैं ये सिमिलर है, एक जैसे हैं। फर्क कितना सा है कि अगर मान लीजिए सेडिमेंट्स एक ऊंचाई के ऊपर डिपॉजिट होता है तो बारिश के टाइम पर पानी आएगा और नीचे चला जाएगा, यहाँ पर फ्लड कंडीशंस डेवलप नहीं होगी। याद रखना, यहाँ पर कौन सी कंडीशंस डेवलप नहीं होगी, यहाँ पर जो फ्लड कंडीशंस होती है यानी कि बाढ़ नहीं आएगी यहाँ, लेकिन जो नीचे वाला क्षेत्र है वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, पानी भर जाता है। ठीक है, तो पहला आता है फ्लड प्लेन्स का मतलब होता है द पार्ट ऑफ वैली एंड एलुवियल प्लेन्स, यानी एलुवियल प्लेन्स का वो भाग विच आर इंडुडेटेड ड्यूरिंग द फ्लड्स। इंडुडेटेड का मतलब होता है सॉइल की जो सरफेस होती है वो पानी से ढकी होती है, मिट्टी पानी से भरी हुई रहेगी, एकदम बाढ़ जैसी कंडीशन रहेगी। आर रेफर्स टू एज द फ्लड प्लेन्स। तो याद रखना फ्लड प्लेन्स का मतलब अब आपको पता होना चाहिए कि एलुवियम जो होता है उसी का पार्ट है। फर्क इतना सा है कि बारिश के दिनों में जब रिवर फ्लो करती है तो उस टाइम पर यहाँ पर पानी भरा रहेगा एकदम बढ़िया ढंग से, पूरी सॉइल जो है वो पानी के नीचे दबी हुई रहेगी। द फ्लड प्लेन सॉइल्स आर यंग एंड हाईली स्ट्रेटिफाइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर साल सेडिमेंट आता रहता है, डिपॉजिट होता रहता है, तो याद रखना ये यंग होती है। एंड हाईली स्ट्रेटिफाइड का मतलब इसमें परतें बनी हुई रहती हैं। अगला आती है एलुवियल टेरेसेस, sedimentary deposit that water laid down by the river but are not subjected to flooding। यानी कि वही सिंपल बात है यार कि सेडिमेंट्री डिपॉजिट जो जनरली रिवर के द्वारा बहा के लाई गई है और उनको ले डाउन का मतलब डिपॉजिट जमा किया गया है, किंतु बात इतनी सी है कि इनमें फ्लडेड कंडीशंस नहीं होती है और इनमें फ्लडेड कंडीशंस होती है। ये जनरली फ्लड प्लेन जो आपका फ्लड प्लेन्स होते हैं ये नीचे वाले एरिया में होते हैं, जबकि जो एलुवियल ट्रेसेस होते हैं ये ऊपर वाले एरिया में होते हैं। नाउ आर कॉल्ड एलुवियल टेरेसेस। इनको क्या बोलते हैं? एलुवियल ट्रेसेस कहते हैं। दीज टेरेसेस आर जनरली लोकेटेड एट हायर एलुविएशन। ये ऊंचाई पर स्थित होते हैं देन द फ्लड प्लेन्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर एलुवियल ट्रेसेस, यानी कि मोस्ट ऑफ हमारा जो सबसे ज़्यादा सॉइल वाला एरिया है वो यही है, ध्यान रखना। इंडो गैंगेटिक प्लेन सबसे ज़्यादा फर्टाइल यही है, यूपी वाला जो पार्ट है ना उसकी बात कर रहे हैं। आर एलुवियल टेरेसेस, यहाँ बाढ़ नहीं आती है, लेकिन सबसे लास्ट में जब रिवर का अपन बात करें, गंगा जो हमारी जो गंगा नदी है वो सबसे लास्ट में इसका पानी जहाँ जाके डिपॉजिट होता है वहाँ बाढ़ अक्सर आ जाती है। सबसे नीचे वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं फ्लड प्लेन्स। और एलुवियल ट्रेसेस का मतलब थोड़ा हाइट के ऊपर रहता है, जैसे रिवर जैसे मान लीजिए माउंटेन से फ्लो होकर आ रही जो हमारी गंगा नदी है, तो जैसे उत्तराखंड से होती हुई ये यूपी में एंटर करके या यूँ कहीं यहाँ से बहती हुई और आगे जाती है, इसका मतलब एरिया धीरे धीरे स्लोपी है, यहाँ ऊंचाई पर है, इसका पानी और भी आगे जा रहा है, इसका मतलब नेक्स्ट एरिया डाउन होगा। तो जहाँ आगे जाकर ये जिन एरियाज में बाढ़ लाती है वो जनरली डाउन होते हैं, उनको बोलते हैं फ्लड प्लेन्स, और ये होते हैं एलुवियल ट्रेसेस। जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है यानी गंगा नदी के द्वारा बनाए हुए जो मैदानी क्षेत्र है ज़्यादातर वो सारे के सारे किसमें आते हैं? एलुवियल टेरेसेस के अंदर आते हैं। अब देखो लास्ट हम एक और चर्चा कर लेते हैं। अगला आता है एलुवियम फैंस। Sediments deposited by the stream when they are entered to plain from hilly area are known as alluvial fans. Generally, these deposits are coarser texture. ये मजे की बात यहाँ से स्टार्ट होती है, coarser texture, gravelly and stony। और एक बात आपको यहाँ देखनी है कि सेडिमेंट डिपोजिटेड बाय द स्ट्रीम का मतलब होता है रिवर की जो धारा है उसके द्वारा डिपोजिट किए जाते हैं। कहाँ करते हैं? दे एंटर प्लेन्स फ्रॉम हिली एरिया, यानी कि हिली एरिया से प्लेन में जब वो प्रवेश करती है, हिली एरिया से मैदानी क्षेत्र में वो एंटर करती है, तो दोनों का जो जंक्शन होता है वहां पर अपने सेडिमेंट को जमा करती है, उसको बोलते हैं एलुवियल फैंस, याद रखना। और यहाँ की कंडीशन होती है कि इनका टेक्सचर कोर्स होता है, ग्रेवली होता है, स्टोनी। यहाँ पर जनरली इसकी कंडीशंस ऐसी रहती है।
एलुवियल फेंस जो होते हैं ये ट्रांजिशनल जोन है, ट्रांजिशनल मतलब दोनों के बीच का, ना पहाड़ है ना मिट्टी है, बीच वाला, बिटवीन द लोअर हिमालयाज एंड इंडो गंगेटिक एलुवियल प्लेन, यानी इंडो गंगेटिक एलुवियल प्लेन्स और जो हिमालय है इन दोनों के बीच का जंक्शन होता है, याद रखना आपका एलुवियल फेंस। डेल्टा डिपॉजिट्स ध्यान रखना। अच्छा, आप लोगों को इसमें एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी, क्लियरली नहीं आई है तो मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हिमालय का पार्ट है, अब यहाँ से रिवर निकलती है, ठीक है, यहाँ से क्या है, रिवर निकल रही है, हमारी जो गंगा रिवर है उसी की चर्चा कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ से निकलते हुए आ रही है, ठीक है। यहाँ आने के बाद हमने देखा कि यहाँ से मैदानी क्षेत्र जनरली स्टार्ट हो गए, यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, मैदानी क्षेत्र स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले ये यहाँ आते ही यहाँ कुछ ना कुछ डिपॉजिट करेगी, इसको हमने नाम दे दिया एलुवियल फेंस, क्लियर है। फिर ये जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने पर ये फिर से आगे जाके अपने सेडिमेंट को डिपॉजिट करती है, इसको हमने नाम दे दिया जिसको फ्लड प्लेन्स सॉरी टेरेसेस नाम दिया है, एलुवियम टेरेसेस, याद रखना इसको क्या नाम दे दिया हमने, एलुवियम टेरेसेस। फिर ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती जाती है और आगे की तरफ बढ़ते हुए ये ऐसा एक लोअर पार्ट में जाकर वहाँ सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करके सॉइल का फॉर्मेशन करती है, जहाँ फ्लडेड कंडीशन होती है, इसको फ्लड प्लेन्स हमने नाम दे दिया। और लास्ट में ये क्या करती है, किसी न किसी ओशियन या सी के अंदर जाके जो गिर जाती है, यानी पहाड़ से निकली और पहाड़ से निकलते ही पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र के बीच में जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं फेंस। फिर आगे बढ़ती है, फिर आगे बढ़ने के बाद सैंड डिपॉजिट करती है, उसको बोलते हैं टेरेसेस। फिर लास्ट वाला एरिया जहां ये बाढ़ वाली कंडीशन ज़्यादा लाती है उसको फ्लड प्लेन्स बोलते हैं। और सबसे लास्ट में फिर क्या करती है, ये धीरे से जाके किसी न किसी ओशियन या समुद्र में नदियां गिर जाती है। तो जहां पर समुद्र और नदी आपस में मिलते हैं वहां पर भी क्या होता है, जो फाइन सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो जमा होते हैं, उसको बोलते हैं डेल्टा, उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो याद रखना फेंस, टेरेसेज, फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टा, ये चार टर्म्स यूं सीक्वेंस में चलती रहती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो लास्ट आ जाता है डेल्टा डिपोजिट। Most of the coarser sediments are deposited as alluvium, fans, terraces and flood plains, यानी कि जो बड़े वाले पार्टिकल्स हैं ना वो तो सारे के सारे रुक जाते हैं। सबसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो तो याद रखना यहाँ एलुवियल फेंस में रुक जाते हैं, फिर छोटे होते हैं वो एलुवियल टेरेसेस में रुक जाते हैं, उससे छोटे होते हैं वो फ्लड प्लेन्स में रुक जाते हैं, क्योंकि इनका सीक्वेंस यही है कि एक नंबर पे ये बनेगा, दो नंबर पे ये बनेगा, थर्ड नंबर पे ये बनेगा। लेकिन जो सबसे छोटे वाले पार्टिकल्स होते हैं, दीज फाइन पार्टिकल्स डिपोजिटेड नियर द माउथ ऑफ रिवर, यानी कि जो नदी का मुख होता है, कहाँ होता है, जो ओशियन के समुद्र के किनारे के पास नदी का मुंह होता है वहां जाके डेल्टा के रूप में जमा हो जाते हैं। और इनके जमा होने से क्ले एंड स्वैम्पी नेचर की सॉइल्स बनती है, यानी समुद्र और नदी जहां मिलते हैं वहां दलदली मिट्टी सी बनी हुई रहती है, जिसको हम डेल्टा के रूप में जानते हैं। जनरली हम इनकी चर्चा नहीं करते हैं, डेल्टा डिपोजिट, एलुवियम फेंस या फिर फ्लड प्लेन्स या एलुवियम जो टेरेसेस होते हैं इनको स्टडी नहीं करते हैं। हम जनरली क्या करते हैं, इन इंडिया एलुवियल रिजोन सॉइल्स वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ एलुवियम, कि एलुवियम नया है या पुराना है, उसके आधार पर हम एक तो बोलते हैं खादर, एक बोलते हैं बांगर। खादर का मतलब न्यूली डेवलप एलुवियल सॉइल और बांगर का मतलब होता है ओल्ड डेवलप एलुवियल सॉइल्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस तरीके से स्टडी करते हैं इंडिया में, ऊपर वाले चार को हम स्टडी नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी आपसे मान ले सिंपल सी सवाल आ जाए कि वो एलुवियम जो फ्लडेड कंडीशंस में रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप आप सबने ये सेशन एंजॉय किया है। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।